अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियंस अकाउंट्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम बेटा बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। पहले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है जी। दूसरे लेक्चर में बिजनेस यानी कारोबार क्या होता है और इसकी इकसाम कितनी है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। तीसरे जो यानी इसका टॉपिक है जिसमें आज वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जांपल ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज, इस पे आज हमें बात करनी है। फिर इसका जो चौथा लेक्चर है जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है, उस पर इंशाल्लाह बात होगी हमारी। और जो 5वां लेक्चर है इसी चैप्टर का वो है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, कि किन चीजों को क्यों और किस वक्त कारोबार में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग साइकिल यानी मुकम्मल तरतीब जिसके तहत हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी भी कारोबार में। तो आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जिसकी डिटेल हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मुख्तसर सा फिर दोबारा बता देता हूं कि ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम किसी भी कारोबारी लेन देन को एनालाइज करके रिकॉर्ड करें, इंटरप्रीट करके क्लासिफाई करें और समराइज करके रिपोर्ट पेश कर दें, इस हुनर या टेक्निक या सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बिजनेस क्या होता है और उसकी इकसाम। तो बिजनेस यानी एनी एक्टिविटी, कोई ऐसा लेन देन विच इज अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन लीगल वे। तो 3 चीजें बेटा जरूरी हैं। एक तो वो रेगुलर एक्टिविटी हो, दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हो, तीसरा इन लीगल वे हो। तो इसकी इकसाम यानी 3 तरह के होते हैं। आप इर्द गिर्द जरा जायजा लें तो आपको नजर आएंगे। कुछ सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो सर्विस अंजाम देकर अपनी आमदनी हासिल कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जो चीज को खुद बनाकर उसकी शेप चेंज करके सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी कारोबार हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों का लेन देन होता है। ठीक है, एक तो एसेट्स का। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल लिख दी है कि किसी भी कारोबार में एसेट्स कितनी इकसाम के होते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सपेंसेस, ये मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दी है कि कोई भी कारोबार हो उसके अखराजात कौन कौन से हो सकते हैं। इसी तरह तीसरी चीज जिसका हम किसी भी कारोबार में लेन देन का अंदाज करना है वो है रेवेन्यू। तो ये भी मैंने एक लिस्ट लिख दी है। ठीक है, बना दी है। और चौथी चीज इक्विटीज यानी कारोबार के वाजिबात कौन कौन से होते हैं, तो ये भी मैंने एक लिस्ट यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम बात करते हैं एसेट्स पे। अब असासा यानी एसेट्स ये होते क्या है? एसेट्स मीन हर वो चीज जो कारोबार की मलकियत हो और जिसके बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो, यानी ऐसी तमाम अशिया जो कारोबार की मलकियत हो और उसका फवायद, उसके फायदे लंबे अरसे के लिए हम गेन कर सकें, उनको क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं? असासाजात। तो ये बेटा 4 तरह के होते हैं। एक करंट एसेट्स, दूसरी किस्म है नॉन करंट एसेट्स, तीसरी फिक्स्ड एसेट्स और चौथी चीज यानी वो है इंटेंजिबल एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे असासाजात जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, किसी भी कारोबार में कोई भी ऐसी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके, मसलन कैश या कैश इन हैंड, वो रकम जो कारोबार की मलकियत हो और मौजूद हो किसी बिजनेसमैन के पास। ठीक है, दूसरा बैंक अकाउंट, ये अगर बैंक बैलेंस यानी कुछ रकम अगर कारोबार की वो बैंक में पड़ी हुई है तो ये भी उसका क्या कहलाएगा? उस कारोबार का करंट एसेट्स में आएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? ये वो अफराद जिनसे उस बिजनेस में यानी बिजनेस में वसूली करनी हो। ठीक है, तो इनको डेटर भी कहते हैं, सन्डी डेटर भी कहते हैं, कलेक्टिबल अकाउंट्स भी कहते हैं, टोटल एज पर सेल लेजर भी कहते हैं। लेकिन जो पॉपुलर नाम है अकाउंट रिसीवेबल यानी ऐसे अफराद जिनसे कारोबार ने इन फ्यूचर वसूली करनी हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बिल रिसीवेबल भी होते हैं, वोचर रिसीवेबल भी होते हैं। ये भी वो अफराद होते हैं जिनसे हमें वसूलियां करनी होती हैं लेकिन तहरीरी मुआहदा हो चुका होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे अखराजात जिसकी अदायगी बिजनेस में एडवांस कर दी गई हो, उनको क्या कहते हैं?
प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, इनको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब इनकम रिसीवेबल। अब ये क्या होता है, यानी ऐसी आमदनी जो कमा तो ली गई हो लेकिन अभी उनकी वसूली ना हुई हो, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम रिसीवेबल कहते हैं। ये भी हमारा करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, इसे एक्रूड इनकम भी कहते हैं, इनकम ड्यू, इनकम ओविंग, इनकम इन एरियर, इनकम आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी सोना, चांदी, हीरा मोती, गोल्ड वगैरह जो कारोबार की मलकियत हो, ये भी चीज ऐसी है जो बिजनेस में इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब जनाब नॉन करंट एसेट्स। अब ये क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स से मुराद ऐसे असासाजात जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट ना कर सकें, मसलन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, शेयर्स। ठीक है, हिस्से से अगर लिए गए हैं, उस बिजनेस में किसी और जगह शेयर खरीद रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी तमाम अशिया जो फरोख्त करने की गर्ज से रखी गई हों लेकिन अभी सेल ना हुई हों, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे असासा, ऐसी कोई भी चीज जो फिक्स हालत में हो, सॉलिड हालत में हो। ठीक है, मसलन कारोबार की लैंड यानी जमीन है, उस पे इमारत यानी बिल्डिंग है, उसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, प्लांट है, टूल्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट यानी ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया जो फिक्स हालत में हों। ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, बिजली की तमाम तनसीबात, चाहे वो एसी यूनिट है, चाहे फैन वगैरह। ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब कोई जानवर है, एनी एनिमल, एनी ट्री, मोटर कार, मोटर लॉरी, ये क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स की लिस्ट में कहलाएंगे, जिसका किसी कारोबार में लेन देन होता है, नग भी होता है, उधार भी होता है। अच्छा, इसके बाद चौथे जो एसेट्स की यानी किस्म है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स यानी ना नजर आने वाले असासे। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं जो फील नहीं होती लेकिन उसका बड़ा अहम किरदार होता है कारोबार को चलाने में। मसलन गुडविल, अच्छी शोहरत, ट्रेडमार्क, तिजारती निशान हो। ठीक है, कॉपीराइट्स, नकल करने के हकूक हैं, पेटेंट्स राइट, ठेका लेने के हकूक हैं, डिस्काउंट इन ऑन शेयर्स, फ्रेंचाइज कास्ट, ऑर्गेनाइजेशन कास्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, कोई पैटर्न हो गया, कोई डिजाइन, कोई स्किल, कोई डिग्री, कोई अवेयरनेस, कोई फार्मूला, कोई टेक्निक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। तो ये हमने बेटा बात की करंट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं करंट एसेट्स पे, नॉन करंट, फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी एसेट्स को हमने डिटेल से देखा। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, कि कारोबार में एक और चीज जिसका अक्सर लेन देन होता है, जिसको हमने रिकॉर्ड करना होता है, क्या, अखराजात। तो मेन जो कारोबार का जो खर्चा होता है, कोई भी अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी भी लम्हे अगर हम किसी ट्रेडर से पूछें, हाँ जी आपका मेन खर्चा क्या है, तो वो यही कहेगा कि जो मैंने अशिया फरोख्त करने की गर्ज से रखी हैं, इस पर मेरी मेन लागत आई है। से किसी क्लॉथ मर्चेंट से पूछते हैं तो वो भी कहेगा कि ये जो कपड़ा, ठीक है, जेंट्स का क्लॉथ, अपना लेडीज क्लॉथ रखा हुआ है, इस पे मेरा मेन खर्चा है। तो परचेज ऑफ गुड्स, वो अशिया जो फरोख्त करने की गर्ज से कारोबार में खरीदी जाए, ये मेन खर्चा होता है। इसके अलावा कारोबार में और भी खर्चे हो सकते हैं, से स्टाफ को हम सैलरी देते हैं यानी तनख्वाह, वेजेस, किसी को मजदूरी देते हैं, इंटरेस्ट, सूद, ठीक है, डिस्काउंट, रियायत हो गई, चैरिटी, खैरात हो गई, डोनेशन हो गई, इमदाद, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा हो गया, रेंट ऑफ बिल्डिंग या रेंट ऑफ प्रीमिसेस, उस जगह का किराया हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, तो ये भी कारोबार का मेन खर्चा होता है जो बार बार करना पड़ता है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गए, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने सारी लिस्ट लिख दी है, यानी परचेज ऑफ गुड, ये मेन खर्चा होगा। हाँ, सैलरी दें, वेजेस दें, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, चैरिटी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट, फ्रेट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फ्यूल, हीट, लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन, कोई गिसावट। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, जाहिर है असासाजात जब बिजनेस में यूज होते हैं, खासतौर पर फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, तो उनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती रहती है, तो उसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन।
इसी तरह बैड डेट्स ऐसे अफराद जिनसे हम रकम वसूल ना कर पाए, यानी हमारी कोई वसूली अगर बिजनेस में डूब जाती है, कोई बंदा अदायगी से इनकार कर देता है, तो ये भी आमतौर पर मामूल का हिस्सा है बिजनेस में, तो इनको क्या कहेंगे, बैड डेट्स, और ये भी हमारी एक्सपेंसेस की लिस्ट में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गई। तो अब हमने एसेट्स भी देख लिए और एक्सपेंसेस पे भी बात कर ली। अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरी चीज जिसका हम एनालाइज करके रिकॉर्ड करेंगे, वो है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होती है, तो मुख्तसर बता दूं, ये वैसे लिस्ट मैंने मतलब सामने आपको नजर आ रही होगी। तो जो हमारा खर्चा होगा, खर्चों में तो हम जाहिर पेमेंट करते हैं अदायगी, अगर यही चीज वसूली की शक्ल इख्तियार करे, यानी अशिया परचेज करें तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, अगर वही अशिया अगर हम सेल करें तो हमें वसूली होगी, तो ये सेल ऑफ गुड्स क्या कहलाएगी, हमारी आमदनी बन जाएगी। इसी तरह सैलरी पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी, इंटरेस्ट पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी, डिस्काउंट पे करें तो खर्चा, डिस्काउंट रिसीव करें तो आमदनी, ठीक है जी। और चैरिटी पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी, डोनेशन इमदाद अगर किसी को देते हैं तो खर्चा, और अगर हम डोनेशन वसूल कर रहे हों उसी बिजनेस में रहते हुए तो वो हमारी क्या बन जाएगी, उस कारोबार की आमदनी में आएगी। इसी तरह सब्सक्रिप्शन पे करें तो खर्चा, रिसीव करें तो आमदनी, रेंट पे करें तो खर्चा, रेंट रिसीव करें तो आमदनी, ठीक है जी। तो ये जो मतलब रेवेन्यू है वो दरअसल एक्सपेंसेस के उलट है। ये डे टू डे पेमेंट्स हैं, ये डे टू डे रिसीट्स हैं। ये हर वक्त हमें कारोबार को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, नकद या उधार। और ये ज़ाहिर जब हम कारोबार बनाते हैं तो एसेट्स का लेन देन, जब चलाते हैं तो एक्सपेंसेस का लेन देन, और जब चलाते हैं तो ज़ाहिर है हमें रिवार्ड तो मिलेगा, तो वो रेवेन्यू की शक्ल में। अच्छा, अब रेवेन्यू के बाद चौथी चीज जिसका लेन देन होता है और वो हमें रिकॉर्ड करना होता है एज अकाउंटेंट, वो है इक्विटीज यानी वाजिबात। वाजिबात यानी कर्जे। अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं। तो कर्जे होते हैं बेटा जो बिजनेस में ओनर अपना देने होते हैं किसी को, वो दो तरह की पार्टियां हैं, एक आउटसाइडर, एक ओनर, ठीक है। कारोबार की अलग क्योंकि कानूनी हैसियत होती है, इसमें क्या करना होता है, ठीक है। एक तो ओनर को कुछ अदायगियां करनी होती हैं, कुछ आउटसाइडर को। तो जब आप हिसाब किताब करेंगे तो एज ए अकाउंटेंट एनालाइज करके रिकॉर्ड करेंगे। एज ए ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं देखना, किसी भी ट्रांजेक्शन को आपने एज ए अकाउंटेंट एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये कर्जे जो एक अकाउंटेंट ने देने हैं जिसका वो रिकॉर्डिंग करेगा, एक तो आउटसाइडर जिनको क्या कहते हैं लायबिलिटीज, और कुछ ओनर, ठीक है, जिनको ओनर इक्विटीज कहते हैं। तो ये दोनों चीजें इक्विटीज कहलाती हैं। इक्विटीज बराबर होती हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज। तो लायबिलिटीज में क्या होंगी, ऐसे वाजिबात जिसकी अदायगी विद इन शॉर्ट पीरियड किसी आउटसाइडर को बिजनेस में करनी हो। मसलन अकाउंट पेएबल, यहां पर तो बेटा हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे अफराद जिनसे बिजनेस ने वसूली करनी है। अकाउंट पेएबल से मुराद ऐसे अफराद जिसको बिजनेस ने अदायगी करनी हो और कोई तहरीरी मुआहदा ना हो चुका हो। हाँ, बिल्स पेएबल या नोट्स पेएबल या वोचर पेएबल, ये भी वो अफराद होते हैं जिसको बैंक ये अपना बिजनेस ने अदायगी करनी होती है, लेकिन कोई उसमें डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व हो चुकी होती है, ठीक है जी। इसी तरह एक्सपेंसेस पेएबल, अब ये क्या होते हैं, ऐसे अखराजात जो वकूफ पजीर तो हो जाएं लेकिन उसकी अभी अदायगी करनी हो, एट द स्पॉट पेमेंट ना हो चुकी हो, यानी खर्चा हो तो चुका हो लेकिन उसकी पेमेंट इन फ्यूचर टाइम करनी हो, तो इनको क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस पेएबल। इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू भी कहते हैं, एक्सपेंसेस ओविंग भी कहते हैं, एक्सपेंसेस इन एरियर भी कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ऐसी आमदनी जो कारोबार में कमाई तो ना हो, एडवांस वसूल कर ली जाए, उसे क्या कहेंगे, अनअर्न्ड इनकम। यानी ऐसी आमदनी जो हम एडवांस ले लें लेकिन उसकी सर्विस हमने फराहम ना की हो, ठीक है। तो ये हमारी फिर आमदनी नहीं होगी बल्कि क्या बन जाएगा, लायबिलिटी का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह बैंक लोन, बैंक से हासिल किए गए कर्जे, ये भी हमने वापस करने हैं, तो ये भी हमारे लायबिलिटीज में आएंगी। डिबेंचर्स तमस्कात होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब ओनर इक्विटी, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। अब ओनर इक्विटी से मुराद ऐसे वाजिबात जो कारोबार ने मालिक को देने हो, ठीक। अब कारोबार ने मालिक को क्या चीज देनी होती है, एक तो सरमाया,
यानी कैपिटल, उसका भी हिसाब किताब देना है जो उसने मालिक ने शुरू में लगाया था। जब भी हम बिजनेस वाइंड अप करेंगे तो बिजनेस ने ये सरमाया की रकम वापस मालिक को करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा रिटेन अर्निंग, दीगर जराये से अगर कोई आमदनी हासिल की गई है तो वो भी रकम बिजनेस ने, ठीक है, वो ओनर को देनी होती है। इसी तरह नेट प्रॉफिट, खालिस मुनाफा, ये भी ऐसी रकम है जो कारोबार ने कमाकर ओनर को देनी है। तो ये क्या कहलाएंगी? ओनर इक्विटीज। तो दोनों को मिक्स कर दे तो ये क्या बन जाएंगी? इक्विटीज बन जाएंगी। तो आज बेटा हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है? एसेट्स की डिटेल, एक्सपेंसेस की डिटेल, रेवेन्यू की डिटेल और इक्विटीज। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। एक तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ काम करने को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बिजनेस और बिजनेस टाइप्स, ये जो पहले हमने लेक्चर में तफसीली पढ़ा था, आपने इर्द गिर्द जायजा लेना है, ठीक है। जिस इलाके में भी आप रहते हैं आपने देखना है कि वो बिजनेस किस तरह का है। वो 3 तरह का होगा, या तो वो सर्विस बिजनेस होगा, से ट्रांसपोर्टर है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कोई टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, कोई एकेडमी है, स्कूल है, कॉलेज, ठीक है, या कोई भी ऐसी एजेंसी, ऐसा कारोबार जिसमें सर्विस प्रोवाइड करके आमदनी हासिल कर रहे हो। दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस होगा, यानी ऐसा कारोबार आपको एक दिन नजर आएगा जहां पर अशिया खरीदी और सेल हो रही होंगी, ठीक है। और एक आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नजर आएगा जिसमें कोई चीज बनाकर सेल हो रही होगी, ठीक है जी। तो आपने एक तो अपने इर्द गिर्द इलाके में एनालाइज करना है यही चीज कि बिजनेस कोई भी अगर इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे देखेंगे कि आया वो सर्विस बिजनेस है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अच्छा, इसके अलावा आपने उसके एसेट्स भी तलाश करने हैं, एक्सपेंसेस भी तलाश करने हैं, और उसके रेवेन्यू का भी जायजा लेना है और इक्विटीज का भी जायजा लेना है। सपोज करेंगे एक ट्रांसपोर्टर है, यानी वो क्या करता है, वो बस या वैन चलाता है, तो उसके एसेट्स क्या होंगे? एक तो उसका लाइसेंस है, इसकी मोटर कार जो भी है, ठीक है, ये क्या होगा? उसका एसेट। उसने ऑफिस भी बना रखा होगा, वो क्या होगा? उसका एसेट। वो कोई बिल्डिंग भी यूज कर रहा होगा जो उसकी अपनी मलकियत में होगी, ठीक है, वो उसमें फर्नीचर भी रखा होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? उसके एसेट। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? उसका फ्यूल है गाड़ी का, ठीक है। इसके अलावा अगर वो टैक्सेस पे करता है तो ये क्या कहलाएंगे? उसके एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू क्या होगी? वो फ्रेट चार्जेस वो वसूल करता है। इसी तरह इक्विटीज क्या होंगी कि वो सरमाया जो उसने शुरू में लगाया था, ठीक है, या बैंक से अगर उसने कर्जा लिया हुआ है तो वो उसने वापस लौटाना है। इसी तरह आपने ट्रेडिंग बिजनेस, वो भी आपने इर्द गिर्द जायजा लेना है। से आपने किसी क्लॉथ मर्चेंट आपको इर्द गिर्द नजर आएंगे, अब उनके एसेट्स भी देखने हैं, जायजा लेने हैं कि कौन कौन से उसके एसेट्स हो सकते हैं, उसके एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, उस बिजनेसमैन की रेवेन्यू क्या होंगी और इक्विटीज क्या होंगी। इसी तरह इर्द गिर्द आपने ये भी जायजा लेना है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको लाजमी नजर आएगा, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द आपको नजर आएगा, तो उसके भी आपने एसेट्स देखने हैं कि वो कौन से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस देखने हैं, उसका जायजा लेना है, और रेवेन्यू भी देखनी है उसकी, और इक्विटीज भी देखनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे। थैंक यू।